मैं माननीय अनुराग ठाकुर जी से आग्रह करूंगा कि पत्रकार वार्ता में जो आपका विषय है वो। नमस्कार साथियों, भारत में G20 का सफल आयोजन देश की एक बहुत बड़ी उपलब्धि उस समय है जब दुनिया भर में बहुत सारी चुनौतियां हैं। दुनिया के एक हिस्से में तनाव है तो कहीं अर्थव्यवस्थाओं में तनाव आकर खड़ा हुआ। उस समय एक मंच पर 20 देशों को एक साथ लाना और सहमति बनाना, ये संभव कोई कर पाया है तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी टीम कर पाई। मैं आप सबकी ओर से, देशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारत को जिन ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में हुआ है, नेतृत्व में हुआ है, ये अपने आप में ऐतिहासिक है। मैं पिछले कुछ दिनों में जहां देश की राजधानी दिल्ली में G20 से जुड़े हुए बड़े बड़े नेताओं से लेकर अन्य लोगों से मिलने का जहां अवसर मिला, सबका ये मानना था ये नए भारत की बुलंद तस्वीर है। ये नया भारत नई ऊंचाइयों पर जा रहा है। दुनिया भारत में और भारत के प्रति एक उम्मीद के रूप में देखती है। और आज जब मैं भारत के दिल यानी कि मध्य प्रदेश में आया हूं, तो अगर मैं आज से लगभग 20 साल पहले जाऊं तो इसको बीमारू राज्य कहा जाता था। विकास दर 1% भी नहीं थी, सड़कें टूटी फूटी होती थी, कृषि नाम मात्र थी। लेकिन क्या बदला पिछले कुछ वर्षों में? जनता का एक सही निर्णय कैसे प्रदेश को आगे बढ़ाता है। भारतीय जनता पार्टी में विश्वास रखा तो जहां विकास दर 1% से कम थी, आज 16% के लगभग। कृषि विकास दर ना के बराबर थी, वो लगातार 18% के औसतन चल रही है। जहां एक और औद्योगिक विकास दर ना के बराबर थी, आज देश के बड़े बड़े उद्योग मध्य प्रदेश की ओर रुख कर रहे हैं। सिंचाई योजनाएं नाम मात्र थी, बहुत बड़ा बदलाव उसमें आया है। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव यह है कि किसानों को पहले 15 से 16% ब्याज देना पड़ता था, आज वो जहां इंटरेस्ट सब्सिडी देकर लगभग 0 के बराबर कई जगह पे हो गया है। प्रति व्यक्ति आय जो 12,000 पे थी सन 2002 में, वो आज बढ़कर 1,40,000 रुपया हो गई है। बहुत कुछ बदला है। तब बजट का आकार लगभग 23,000 करोड़ रुपए था, आज बढ़कर 3,14,000 करोड़ रुपया हो गया है। इसका मतलब प्रदेश की आय भी बढ़ी है, प्रदेश का विकास भी हुआ है, और प्रदेश का जब बजट बढ़ता है तो विकासात्मक योजनाओं के लिए उसमें धन का प्रावधान भी किया जाता है। सकल घरेलू उत्पाद जो है वो 86,800 करोड़ रुपए था 2002 में, जो बढ़कर 13,22,000 करोड़ रुपया हो गया है। ये बात मैं विशेष तौर पर प्रदेश के युवाओं से करना चाहता हूं, जिनकी उम्र आज 18 साल से 25 साल के बीच में है। बहुत सारे उस समय पैदा नहीं हुए थे, बहुत कम आयु के थे जिनको पता नहीं हो। अगर मैं ये भी कहूं 18 साल से 28 साल वालों के लिए, तो वो भी उस समय कितने साल के?
कोई 6 साल का, कोई 10 साल का। और यही नहीं, उन्होंने शायद वो टूटी फूटी सड़कें भी नहीं देखी। उन्होंने बगैर सिंचाई योजना के खेती बाड़ी भी नहीं देखी। उन्होंने लालटेन की रोशनी में पढ़ने का उनको अवसर नहीं मिला। अब तो 24 घंटे बिजली मिलती है। अब तो मोटरसाइकिल पर जाते हैं, तब तो वो अवसर भी नहीं मिलते थे। यही नहीं, मेरी वो बहनें जिनको उस समय के मुख्यमंत्रियों ने कभी बहन के रूप में कोई भेंट भी नहीं दी, कोई योजना भी नहीं लेकर आए, लेकिन आज लाडली बहना योजना के अंतर्गत अगर 1250 रुपये मिलते हैं, और मेरी उन बहनों को जो पढ़ने लिखने में अच्छी है, मेरे युवा साथियों को जिनको 60% नंबर लेकर भी आज लैपटॉप जैसी सुविधा देने वाला कोई राज्य देश में होगा तो शायद मध्य प्रदेश। युवाओं को स्किल के माध्यम से रोजगार स्वरोजगार के अवसर देने में बहुत आगे बढ़े हैं। अगर गेहूं निर्यात में देखा जाए तो मध्य प्रदेश अग्रणी है, नंबर 1 है। पीएम स्वनिधि योजना में रेडी फड़ी वालों को 5,000 रुपये से लेकर अब 10,000 रुपये तक देने वाले अगर राज्य में सबसे आगे 10,000 से 20,000 रुपये तक देने में भी सबसे आगे कोई राज्य तो मेरा मध्य प्रदेश है। आयुष्मान कार्ड योजना में 5 लाख का इलाज मुफ्त में देने वालों में सबसे ज़्यादा कार्ड बनाने में राज्य कोई सबसे आगे तो मेरा मध्य प्रदेश सबसे आगे। ग्रामीण सड़कों में गुणवत्ता के आधार पर अग्रणी राज्यों में मध्य प्रदेश है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हो, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हो, सिंचाई प्रबंधन हो, राष्ट्रीय पशुधन योजना क्या हो, या फिर राष्ट्रीय गोकुल मिशन हो, फिशरीज से लेकर अन्य योजनाओं को लेकर मध्य प्रदेश बहुत अग्रणी है। यही नहीं, अगर कुछ बातें मैं आपके सामने और रखूं, सबसे बड़ी बात है सुरक्षा की। एक समय था यहां पर डर और आतंक के साए में लोग जीते थे। आज पुलिस को आधुनिक हथियार देने की बात हो या पुलिस के कल्याण की बात हो, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। जनजातीय कल्याण के लिए अनेकों योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर आई। और जो हमारी सड़कों की मैं बात कर रहा था, जहां 61,000 किलोमीटर सड़कें टूटी फूटी हालत में 2002 में थी, आज 5,11,000 किलोमीटर से ज़्यादा की सड़कें और बढ़िया गुणवत्ता वाली सड़कें पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनी। जहां तक सिंचाई योजनाओं की बात है, 7 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचाई योग्य थी, आज वो बढ़कर 47 लाख हेक्टेयर बन गई। कल्याणकारी योजनाओं की अगर मैं किसान की बात करूं तो जहां पीएम किसान सम्मान निधि मोदी जी की सरकार 6,000 रुपया प्रति वर्ष करोड़ों किसानों के खाते में देती है, वहां मध्य प्रदेश के भी हमारे लाखों किसानों को उसका लाभ मिलता है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की राज्य की सरकार भी पहले 4,000 अब 6,000 रुपया प्रति वर्ष वो भी अपनी ओर से मदद के रूप में देगी, तो 12,000 रुपया किसानों को वो भी एक सौगात के रूप में है। मित्रों, आपको याद होगा पहले यहीं से कोई नागपुर जाता था, कोई महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में जाते थे इलाज कराने, कोई दिल्ली जाता था, क्योंकि मध्य प्रदेश में केवल 5 मेडिकल कॉलेज है, डॉक्टर भी नहीं बन पाते थे यहाँ के बच्चे, वो भी दूसरे राज्यों में जाकर पढ़ना पड़ता था। लेकिन जब से भाजपा की सरकार आई, 5 नहीं 30 मेडिकल कॉलेज खोलने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। लेकिन पूछना चाहता हूं मैं यहाँ के अपने पत्रकार मित्रों से, हमारे यहाँ पर भी मेडिकल कॉलेज तो दिया, लेकिन बीच में कांग्रेस की सरकार आई, कमलनाथ जी ने उसको रुकवाने का काम किया। अब एक बार फिर शिवराज जी की सरकार ने उसका मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल हो, पढ़ाई की व्यवस्था हो,
उसको लगभग पूरा किया है और हमारे युवा साथी अब डॉक्टर बन के यहाँ पे अपनी सेवाएं दे पाएंगे। यही नहीं, नर्सिंग कॉलेज भी हमने साथ में खोलने का, हर जगह पे जहाँ मेडिकल कॉलेज खुलेगा वहाँ पे नर्सिंग कॉलेज भी खोलेंगे। 4 लेन, ये भी भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी देन है, लेकिन इसको रोकने का काम भी पूर्व की कांग्रेस की सरकार ने किया। माननीय सांसद जी ने बार बार मांग 100 वाट के एफएम रेडियो स्टेशन की। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपके लोकप्रिय सांसद जी के कहने पे वो भी मंजूरी दी है। और हमने जो ब्रॉड गेज रेलवे लाइन है, ये शायद सपना कभी पूरा ना हो पाता अगर मोदी जी की सरकार ना आती। देश के रेलवे नेटवर्क को भी बढ़ाया, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन तो दी ही, देश में 40,000 किलोमीटर रेल लाइन को इलेक्ट्रीफाइड करने का काम भी किया है। जो 70 साल में नहीं हो पाया था वो 5 साल में मोदी सरकार ने किया है। पेंच नहर का निर्माण कांग्रेस ने रोक दिया था, लेकिन भाजपा की सरकार ने वो भी करवाया है। आधुनिक सुविधाकरण, जो सुविधा युक्त जो कलेक्ट्रेट है, जहां पर हमारे नागरिकों को जाकर अपनी समस्याओं का समाधान कराना है, यह भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। नल जल यानी कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल से जल देने की सुविधा, ये पूर्व की सरकारें कोई नहीं कर पाई थी। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने विशेष तौर पर यह कार्य किया है और गांव-गांव पेयजल योजनाओं को पहुंचाने का काम किया। फ्लाईओवर तो बने, लेकिन साउंड प्रूफ बने, ये भी सुनिश्चित यहाँ के लिए मोदी सरकार ने किया, प्रदेश की शिवराज जी की सरकार ने किया। और मित्रों, साउंड लाइट एंड साउंड शो, ये भी हमारे यहाँ पर इसकी शुरुआत की गई। एक बात मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ, हमारी लाडली बहना आवास योजना, जिन बहनों के पास आवास की सुविधा नहीं, जहां एक और 4 करोड़ आवास देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाकर दिए, जहां हमारे मध्य प्रदेश को भी लाखों आवास, उसके माध्यम से अगर देश का सबसे बड़ा एक साथ आवास देने का कार्यक्रम कहीं पर हुआ तो मध्य प्रदेश में वो हुआ। और अब हमारी बहनों को उसमें और सुविधाएं दी जा रही हैं। कांग्रेस तो सनातन धर्म को गाली निकालने में एक के बाद कोई दूसरा नेता पीछे नहीं हट रहा। इनका ये जो ठगबंधन बना है, वो नेता जिनके भ्रष्टाचार में नाम एक से दूसरे दल के आए, जो यूपीए के प्लेटफॉर्म पर थे, वो अपना चेहरा बदलने के लिए, चाल और चरित्र तो बदले नहीं, चेहरा भी वही है, चोला बदलने का काम किया है यूपीए से, लेकिन चोला बदलने से कुछ नहीं होगा, पीछे वही चेहरे नजर आएंगे जिनका ना नेता है ना नीति है और नीयत में भी खोट है। वो तो कुछ नहीं कर पाए थे। आज वो एक के बाद दूसरा मुंबई की अपनी मीटिंग के बाद हिंदुओं को अपमानित करने में लगे हैं, सनातन धर्म का अपमान करने में लगे हैं। राहुल गांधी जी विदेशी धरती पर जाकर भारत की छवि को खराब करने में लगे हैं, तो देश के अंदर इनके नेता सनातन धर्म के खिलाफ हिंदुओं को अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन राहुल गांधी जी के मुंह में दही जम गई है। वो एक शब्द नहीं बोले नेताओं के खिलाफ। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन है कि हिंदुओं को अपमानित करो, वोटों का ध्रुवीकरण करो और चुनाव जीतने के लिए उन लोगों का उपयोग करो जो हिंदू विरोधी हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार भव्य और दिव्य महाकाल लोक का निर्माण किया है। आप देखिए यहां पर टूरिज्म को कितना बढ़ावा मिला। आस्था का केंद्र जो है वहां पर श्रद्धालुओं की संख्या कई गुना ज्यादा हो गई, रोजगार स्वरोजगार के अवसर भी मिले। और अब महाकाल लोक के बाद
ओंकारेश्वर में भी, और उसका भव्य निर्माण किया जा रहा है। शंकराचार्य जी की बड़ी प्रतिमा का निर्माण वहां पे किया जा रहा है। मित्रों, आप देखिए, देश में दिव्य और भव्य सोमनाथ धाम का निर्माण हो, दिव्य और भव्य केदारनाथ धाम का निर्माण हो, दिव्य और भव्य काशीनाथ विश्वनाथ का हो, और हेमकुंड साहब में रोपवे बनाने की बात हो, करतारपुर कॉरिडोर खुलवाने की बात हो, बौद्ध सर्किट बनाने की बात हो, दिव्य और भव्य अयोध्या धाम और भव्य राम मंदिर बनाने की बात हो, तो ये भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के समय हुआ है। जहां एक और आस्था के केंद्रों के आसपास आधारभूत ढांचे का सुदृढ़ीकरण और भव्य निर्माण हुआ, वहीं पर कांग्रेस ने एक के बाद दूसरे नेता ने और इस घमंडिया गठबंधन के नेताओं ने हिंदुओं के खिलाफ और सनातन धर्म के खिलाफ लगातार प्रहार और दुष्प्रचार का काम किया है। जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। हम जनता के बीच में अपनी विकास की योजनाओं को लेकर जाएंगे और उनका आशीर्वाद फिर एक बार डबल इंजन की सरकार के लिए मांगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अनुराग जी, कहीं ना कहीं आप प्रदेश की आशीर्वाद यात्रा में, लेकिन जो शुरुआती सर्वे है मध्य प्रदेश में जो आ रहे हैं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जाने की ओर इशारा कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? मैं एक ही कहना चाहता हूं, ये तो एक बड़े चैनल ने भी कहा कि कैसे दुष्प्रचार करके और भ्रम फैलाकर, फर्जी सर्वे दिखाकर कुछ लोग जनता को गुमराह करना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जिनका जमीन पे कुछ नहीं। इनमें उन लोगों के नाम भी आते हैं जो कभी आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी तक कह देते थे, जो हिंदुओं को हिंदू आतंक की बात करते हैं। उसी विचारधारा के लोग इस तरह के काम करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि लोगों ने देखा कि जब आपदा का समय था, उस समय कांग्रेस की सरकारें कैसे डगमगा रही, कांग्रेस के नेता कैसे भ्रम फैला रहे थे मेड इन इंडिया वैक्सीन के खिलाफ, भारत के वैज्ञानिकों के काबिलियत पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे थे, आत्मनिर्भर भारत की सोच पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे थे। आज मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये उसी भारत में, हमारे भारत में 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में नहीं लगी? वो नेता जो भ्रम फैलाते थे उन्होंने भी लगवाई। क्या 80 करोड़ गरीबों को 2.5 साल तक मुफ्त में अनाज नहीं दिया गया? क्या हमारे यहीं के वैज्ञानिकों ने मंगलयान से लेकर चंद्रयान मिशन को सफल नहीं किया? ये वही लोग हैं जो हमारे वैज्ञानिकों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते थे। आज देश नहीं, दुनिया उन पर गर्व महसूस करती है। ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस में अफ्रीका यूनियन के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि भारत ने वो कर दिखाया जो दुनिया के बड़े बड़े देश नहीं कर पाए। भाई साहब जी, इकतालीस जो है वो हम तो बोल रहे हैं प्राइवेटाइजेशन देश का एक मतलब बड़ा चल रहा है मोदी जी की नीति के तहत। क्या चल रहा है? प्राइवेटाइजेशन निजीकरण चल रहा है। तो विपक्ष हमेशा इसको कहता है कि ये अच्छा नहीं है, तो इसके तो गुड फीचर्स आप बताते हैं। जो प्राइवेटाइजेशन चल रहा है उसमें कुछ गुड फीचर्स आपसे हमको जानने मिलते हैं। देखिए, मैं एक बात कहूंगा, आज जहां एक और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पीएम जॉब मेला में 10 लाख सरकारी नौकरियां देने का काम किया, लगभग 6 लाख लोगों को दे भी चुके हैं और करोड़ों लोगों को गैर सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसर खड़े किए। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 10वें नंबर से 5वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी। आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत है और उसमें मध्य प्रदेश जैसे राज्य का एक बहुत बड़ा योगदान है। भारत के युवाओं के कौशल को जानकर स्टार्टअप जैसी योजना की शुरुआत की, उसमें प्रश्न चिन्ह खड़ा करते थे। आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत खड़ा हुआ। 1 लाख के लगभग स्टार्टअप्स हैं, 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न है, यानी कि एक कंपनी की कीमत लगभग 8,500 करोड़ कम से कम है। तो मैं इतना आपको कहना चाहता हूं, प्राइवेट क्षेत्र में भी जो अवसर बढ़े हैं वो क्यों?
मुद्रा योजना में लगभग 34 करोड़ लोन दिए गए, 34 करोड़ खातों को लोन दिए गए, जो लाखों करोड़ रुपया उनको बगैर किसी जमीन, बगैर किसी घर को गिरवी रखे मिला है। यानी कि कितने करोड़ लोगों को रोजगार, स्वरोजगार के अवसर और सुनिश्चित हुए। पहले उनको चक्कर काटने पड़ते थे और 30% ब्याज लेना पड़ता था, आज 7, 8, 9%, 10% ब्याज पर पैसा मिलता है और बगैर जमीन गिरवी रखे मिलता है। ये बदलाव देश ने देखा है। महिलाएं भी इसमें बहुत आगे आई। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप में 9 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने एक संकल्प के रूप में लिया है। 15,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को ड्रोन की उड़ाने की और रिपेयर की सुविधा भी उनको सिखाने का काम मिलेगा। तो बहनों को उस दिशा में आगे बढ़ाया जाए, ये भी एक प्रयास है। लाखों युवाओं को कौशल के लिए प्रधानमंत्री कौशल योजना हमने चलाई, स्किल इंडिया प्रोग्राम चलाया और 17 तारीख को विश्वकर्मा योजना देश भर में हजारों करोड़ रुपए की लॉन्च करने प्रधानमंत्री मोदी जी जा रहे हैं। ये देखिए बहुत सारे काम जो कौशल भी और दूसरी तरफ से ऋण देने का भी और प्राइवेट क्षेत्र में उद्योगों को बढ़ावा देने का काम भी मोदी की सरकार ने किया। वहीं शिवराज जी की सरकार ने मध्य प्रदेश में उन केंद्र की योजनाओं के साथ साथ अपने राज्य की योजनाओं को भी बहुत आगे उड़, स्काई योजना है कि नहीं है? सीखो कमाओ योजना, ये पंख लगाने की बात है। युवाओं को सिखाओ भी, कमाओ भी और आगे बढ़ने का अवसर भी। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके बोला है कि महिला साक्षरता कम हुई है बीजेपी की सरकार। किसने? दिग्विजय सिंह ने 21% हमारे समय में थी और अब 8.5 हो गई। अरे आप किन की बात करते हैं? भाई साहब, ओसामा जी, ओसामा जी बिरयानी बिरयानी बिरयानी